में आज के वीडियो सेशन के थ्रू हम इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब भारत की आज़ादी से पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए, हमें बताना है कि जो ब्रिटिश रूल था उस समय भारत की जो फॉरेन ट्रेड था उसकी क्या कंडीशन थी। मतलब ब्रिटिश शासनकाल में जो भारत का जो विदेशी व्यापार था उसकी क्या स्थिति थी। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है कि जो भारत में जो फॉरेन ट्रेड के बाद जो भी सरप्लस बचता था उसका जो है उसको जो है वो वार में एक्सपेंस कर दिया जाता था। मतलब भारत में जो विदेशी व्यापार होने के बाद जो हमें लाभ बचता था, जो हमारा प्रॉफिट होता था, उसको जो है वो युद्ध में खर्च कर दिया जाता था। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो अपना जो ब्रिटिश जो एम्पायर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, इसलिए वो हमेशा युद्ध की यानी कि वार पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते थे। कभी वो अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध करते थे, कभी म्यांमार के साथ यानी कि बर्मा के साथ युद्ध करते थे। इस तरीके से वो जो भी पैसे बचते थे फॉरेन ट्रेड विदेशों के साथ व्यापार के बाद, उसको वो भारत में कल्याणकारी योजना वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनमें नहीं लगाते थे, युद्ध में खर्चा करते थे। सेकंड दिया है कि जो भारत जो है वो एक फिनिश्ड गुड्स का जो है वो एक नेट इंपोर्टर बन गया। इसका मतलब ये है कि देखिए, ब्रिटेन में जो है वो जो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि मशीनों से सामान बनने लगा। मशीनों से सामान जो है बहुत जल्दी बनने लगा। वहाँ पे लोगों की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, वो भी इंक्रीज़ हुई और जो लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हुई। दोनों चीज़ें इंक्रीज हुई। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे प्रोडक्शन उत्पादन जो है ज़्यादा हो गया। अब अपनी चीज़ों को उन्हें कहीं ना कहीं तो बेचना था, इसलिए ब्रिटिशों ने जो नीति जो पॉलिसी उन्होंने जो अपनाई वो थी कि भाई हमारा जो सामान है, जो मशीनों से बना हुआ सामान है, वो हम हमारी जो कॉलोनीज़ है, जो हमारे उपनिवेश हैं, उन सभी में दे देंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन की यही एक पॉलिसी थी कि उनका जो भी फिनिश्ड गुड था, मशीनों से बना हुआ सामान है, भारत बेचो। तो भारत जो है वो इसका एक नेट इंपोर्टर बन गया, नेट जो आयातक जो है वो बन गया। तीसरा है कि जो खेती है उसका कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो हमारे किसान थे वो सिर्फ ऐसी ही फसलें उगाते थे या उतनी ही क्वांटिटी में उगाते थे जितनी उनको खाने के लिए ज़रूरत हो, जैसे गेहूँ चावल। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन नहीं था, व्यवसायीकरण नहीं था। अंग्रेज़ों के आने से बाज़ार खुलने लगे, मार्केट्स ओपन हुए, तो लोगों को समझ आया कि भाई हम अपनी हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम अपनी फसलें जो है बाहर भी बेच सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। तो उससे ये हुआ। ठीक है, जैसे कॉटन, कपास हो गया, जूट हो गया, इन सब की खेती जो शुरू हुई। तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 तीनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो onlyis.com वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें 3 नाम दिए हैं, 3 इकोनॉमिस्ट, 3 अर्थशास्त्रियों के नाम दिए हैं। हमें बताना है कि कॉलोनियल टाइम में, कॉलोनियल पीरियड में इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कि जो पर कैपिटा इनकम है उसका एस्टिमेशन किया। हमें बताना है कि जो विदेशी टाइम था, जो ब्रिटिश टाइम था, उसमें से ऐसे कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की। ठीक है, दादा भाई नारोजी, इनका नाम तो हर कोई पढ़ता है कि इन्होंने भारत की जो उस समय जब अंग्रेज़ों के टाइम में क्या था कि इन्होंने भारत की इकोनॉमी, अर्थशास्त्र पे काफ़ी काम किया। इन्होंने बताया था कि भाई जो भारत जो है वो गरीब ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब इसलिए हैं कि ब्रिटेन वाले जो लोग हैं सारे पैसे हमारे यहाँ से लेके चले जाते हैं। तो ये तीनों नाम जो है, विलियम डिग्बी, फिंडली सेरेस, आपको नाम याद रखने हैं तीनों के तीनों नाम। एक बार जो है वो क्वेश्चन आ चुका है 2015 या शायद 2016 के अंदर प्रीलिम्स में, उसमें दिया हुआ था कि इनमें से कौन से जो व्यक्ति हैं वो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, मतलब जो ब्रिटिश टाइम में जो अर्थशास्त्री रहे थे उनका नाम बताना था। दादा भाई नारोजी का नाम भी था, आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त का नाम भी था, वी.के.आर.वी. राव, फिरोज शाह मेहता, इस तरीके से नाम दिए हुए थे। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, विलियम डिग्बी, फिंडले सीरस और दादा भाई नारोजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओनली आईएएस जो है वो 2021 प्रीलिम्स के लिए नया बैच तेजस लेके आ रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, वो एक राइट डायरेक्शन में विद राइट स्ट्रेटजी, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, और अपनी डेफिनेट सी बात है कि अपनी प्रिपरेशन को वो एक नया एज जो है वो दे सकते हैं। ये तेजस 2021 बैच जो है वो 22 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये हिंदी में भी रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा।
ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट video.onlyias.in पे संपर्क कर सकते हैं, या नीचे जो दिए गए नंबर है 7007931912, इन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमें जमींदारी सिस्टम से दिया है। भारत में पता होगा कि 3 जो है वो सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, महलावरी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम। इनसे रिलेटेड हमें 4 जो है वो स्टेटमेंट दी हैं। 4 स्टेटमेंट पढ़ के हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम क्या था। देखिए, ज़मींदारी सिस्टम था कि इसमें जो है वो ज़मींदारों को जो है वो ज़मीन का मालिक बना दिया गया। जो लैंड है उसका ऑनर जो है वो ज़मींदार को बनाया गया। ज़मींदार का काम था कि नीचे जो किसान है उनसे रेवेन्यू, राजस्व, लगान लेकर जो है वो अंग्रेज़ों को पहुंचा देना, ये काम था। तो मान लीजिए कि 100 रुपये अगर लगान के आए हैं, रेवेन्यू के आए हैं, तो ऐसा होता था कि 89 रुपया, यानी कि 89 रुपये जो है वो ब्रिटिश को मिलेंगे और 11 रुपये जो है वो ज़मींदार को मिलेंगे। तो इसमें ज़मींदार का भी फ़ायदा और ब्रिटिशर्स का भी फ़ायदा। तो इसमें ज़मींदार जो है ज़मीनों के असली मालिक हो गए, और उन्होंने खेती के लिए कोई भी जो है वो वेलफेयर का काम नहीं किया। खेती कैसे प्रोडक्टिव हो, कैसे खेती में उत्पादकता बढ़े, इन्होंने कभी काम नहीं किया। उनका काम था बस पैसे लेना, और फिर वो बड़े बड़े शहरों में जाके रहने लग गए। कोई कलकत्ता रह रहा था, कोई मुर्शिदाबाद, इस तरीके से वो वहाँ रहते और आराम की ज़िंदगी जीते। 4 स्टेटमेंट हमें दिए हैं, चारों स्टेटमेंट हमें देख के बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो एग्रीकल्चर से जो प्रॉफिट होता वो अल्टीमेटली कल्टीवेटर के पास जाता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ दिस जमींदारी सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम था उसमें खेती में जो भी लाभ हमें मिलता वो किसान के पास नहीं जाता, वो या तो जाता ब्रिटेन, जो हमारे अंग्रेज थे, अंग्रेजी हुकूमत की जेब में जाता, या फिर वो जमींदार के पास जाता। किसान को कुछ भी लाभ जो है वो नहीं मिलता था। सेकंड देखिए कि द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार, मतलब ये था कि जमींदार का जो मेन इंटरेस्ट, जो मुख्य उद्देश्य उसका था कि भाई मुझे तो मेरा रेंट चाहिए, मुझे तो मेरा राजस्व दो, मेरा लगान दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन चाहे कैसी भी हो, चाहे खेत में चाहे बारिश हुई हो, फसल एकदम बर्बाद हो गई हो, सूखा गिर गया हो, अकाल हो गया हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे दो। ठीक है, ये जमींदार का था। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट था, ये जो रेवेन्यू जो ये सेटलमेंट था, इसके अंदर क्या था कि सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार है, उसने ऐसा नहीं बोला था कि भाई आपको जो है वो किसानों से सख्ती करके, किसानों से ज़बरदस्ती करके आपको पैसे लेके आने हैं। लेकिन फिर भी जो है ज़मींदार जो है वो किसानों से ज़बरदस्ती करते थे, उनकी गाय भैंस जो है वो छीन लेते थे और फिर उनको मारते पीटते थे, इस तरीके की चीज़ें। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है, क्योंकि रेवेन्यू सेटलमेंट में क्लियरली लिखा हुआ था कि आप अगर टाइम पे, मतलब ज़मींदार को ये ऑर्डर थे कि आप अगर टाइम पे अपने पैसे जमा नहीं कराएंगे, रेंट जमा नहीं कराएंगे, तो हम जो है आपकी ज़मीनें जो हैं वो छीन लेंगे और उनको बेच देंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट दिया है कि ज़मींदार डिमांडेड रेवेन्यू, मतलब ज़मींदार जो है वो कभी भी जो है वो रेवेन्यू मांग लेते थे कि लाओ मुझे तो मेरा रेवेन्यू दो, मुझे कभी भी मांग लेते थे। ये गलत है, क्योंकि साल का एक टाइम फिक्स किया हुआ था, उसी टाइम में जो है वो मतलब रेवेन्यू जो है वो देना होता था। तो ये ज़मींदारी सिस्टम है, इसमें ना तो ज़मींदारों को लाभ हुआ, ना कोई प्रॉफिट हुआ, ना किसानों को लाभ हुआ, क्योंकि ज़मींदार टाइम पे जो है वो नहीं दे पाते थे, रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो उनकी ज़मीनें वो है छीन लेते थे अंग्रेज़ सरकार। तो ना किसानों को लाभ हुआ, ना इनको ज़मींदारों को लाभ हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सिर्फ जो है बी, वो करेक्ट हो गया। यहाँ पे बी करेक्ट है। आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे ओनली आइज नथिंग एल्स के नाम से चैनल है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिलेगा। काफ़ी सारे जो है वो अदर जो है वो स्टडी के रिसोर्सेज जो है आपको वहाँ पे मिलेंगे, और बहुत सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशंस भी आपको वहाँ पे मिलेंगी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि प्रोग्रेसिव रूरलाइजेशन यानी कि ग्रामीणीकरण, या फिर इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से हम क्या समझते हैं, वी औद्योगिकरण जो है उससे हम क्या समझते हैं इन द इंडियन कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। तो जब अंग्रेजों का शासन था तो उसमें ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या वी औद्योगिकरण क्या था। देखिए, भारत में हमेशा से ही जो है वो मशीनों पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, अंग्रेज़ों ने वहाँ उनके ब्रिटेन में उनके घर में जो है वो मशीनें आई, स्टीम इंजन, भाप का इंजन, बाकी मशीन आई। उनसे क्या हुआ, उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता और एफिशिएंसी, क्षमता दोनों बढ़ गई। सपोज कीजिए एक आदमी एक हाथ से मतलब अपने खुद के हाथ से एक दिन में कोई 3 प्रोडक्ट बनाता है, जबकि मशीन वैसे ही 50 प्रोडक्ट बना देती है। इससे क्या हुआ
कि जो वहाँ पे जो ब्रिटेन में जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गई। इसकी वजह से जो वहाँ पे जो है वो सामान सस्ता होने लगा। सामान वहाँ पे सस्ता था तो उस सामान का वो क्या करते थे, वो उस सामान को जो है वो भारत में एक्सपोर्ट कर देते, भारत में निर्यात कर देते। तो यहाँ पे लोगों को जो है वो चीप सामान यानी कि सस्ता सामान मिल जाता। अब मानो कि कोई सामान जो है वो 30 रुपये का मिल रहा है, कोई सामान जो है वैसी ही क्वालिटी का जो है वो 100 रुपये मिल रहा है, आप कौन सा सामान लोगे? आप 30 रुपये वाला लोगे ना। ऐसे में क्या हुआ कि ये जो हमारे जो यहाँ पे आर्टिसन थे, जो कारीगर थे, जो हमारे लेबरर थे, वर्किंग फोर्स जो हमारी थी, जो कामकाजी लोग थे, उनकी जो है वो कमाई पे बहुत असर हुआ। उनकी जो है वो मतलब कामकाज चला गया, उनको अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी बहुत हो गई। अब बेरोजगारी हो गई तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करने को क्या है तो करो। करने का ये था कि भाई फिर से गांव चलो, वापस गांव चलो, क्योंकि शहर में तो कुछ बचा नहीं है, सिटी में तो काम करने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सारी सिटी के अंदर तो जो है वो मशीनों से बना हुआ आइटम जो है वो आने लग गया है। ऐसी कंडीशन में सारे लोग जो है उन्होंने गांव की ओर जो है वापस अपना रुख करना जो है वो शुरू कर दिया। और क्योंकि ऑलरेडी गांव में बहुत सारे लोग खेती में काम कर रहे थे और फिर और ज़्यादा लोग जो है वो खेती में काम करने को मजबूर हो गए। तो ये हमारा सी सही हो गया कि जो वर्किंग जो फोर्स है, जो कामकाजी जो है लोग हैं, वो एग्रीकल्चर खेती की ओर जो है वो ज़्यादा आने लग गए। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो देखते हैं कि देखिए ब्रिटिश के आने से जो एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा चालू हुआ, खेती का व्यवसायीकरण चालू हुआ और भारत में जो है कुछ कैश क्रॉप्स जो है वो लगाई जाने लगी, यानी कि नकदी फसलें लगाई जाने लगी। और क्योंकि उनकी जो यील्ड जो है वो ज़्यादा थी, उनकी उत्पादकता ज़्यादा थी। ठीक है, इसी कमर्शियलाइजेशन व्यवसायीकरण के कंटेक्स्ट में हमें जो है वो स्टेटमेंट दिए हुए 3 कथन हमारे पास दिए हुए, उनमें से देखना है। पहला दिया है कि दिस ग्रेटली हेल्प दी फार्मर्स इन दी इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब जो उनकी जो ये देखिए कमर्शियलाइजेशन से हमें बताना है कि जो फार्मर जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंप्रूव हुई। मतलब खेती के व्यवसायीकरण से तो किसानों की जो आर्थिक स्थिति जो है उसमें मजबूती हुई। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि खेती से कोई भी उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुई, ये नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनकरेक्ट बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या असत्य है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल असत्य है। खेती के व्यवसायीकरण कमर्शियलाइजेशन से तो फायदा जो हुआ सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रिटिश सरकार को हुआ, या किसानों को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सेकंड जो दिया है कि कैश क्रॉप प्रोड्यूस वर अल्टीमेटली कंज्यूम्ड बाय द अर्बन मिडिल क्लास। इसमें दिया है कि आप जो भी कैश क्रॉप्स लगाते, चाहे आप जूट लगाइए, कॉटन कपास लगाइए, इसका जो कंजम्पशन जो है, इसका उपभोग कौन करते थे? जो शहरों में रहने वाले जो मिडिल क्लास है, यानी कि जो शहरी जो मध्यम वर्ग है, वो इसका जो है उपयोग करता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, शहरी नहीं करते थे। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सस्ता जो है वो सामान लेके, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इस कॉटन को जो है वो वापस वो ब्रिटेन में भेज देते थे या यूरोप की अलग अलग देशों में जो भेज देते थे। तो यहाँ पे जो शहरी जो मध्यम वर्ग है, अर्बन इंडियन जो है वो उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। थर्ड जो है कि ड्यूरिंग द मेजर पार्ट ऑफ ब्रिटिश पीरियड एक्सपोर्ट्स वर द मोर देन द इम्पोर्ट। मतलब जो ब्रिटिश शासन था उसके एक उसमें क्या था कि एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा था, आयात जो है वो कम था, निर्यात ज़्यादा था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो है वो निर्यात ज़्यादा था। यहाँ से कच्चा जो माल है, जो रॉ मटेरियल, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। यहाँ से वो मान लीजिए कि 10 रुपये में कोई सामान जो है उसको लेके जाते थे, बट वहाँ जाके क्या करते थे, वहाँ जाके उस सामान को वो जो है बेचते थे कितने रुपए में? आप बताइए कितने रुपए में? 10 रुपये का सामान वो है जो है वो 100 रुपये के अंदर बेचते थे, तो वहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉफिट उनको मिलता नहीं था इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? स्टेटमेंट सिर्फ तीसरा सही है। अब बट हमें यहाँ पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला और दूसरा ये दोनों इनकरेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम देखते हैं। जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चन पूछा है, तो जमींदारी सिस्टम से हमें क्वेश्चन बताना है। ठीक है, पहला जो है हमें स्टेटमेंट दिया है कि लैंड रेवेन्यू वर एक्सेसिव इन द फॉर्मर। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि जमींदारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम है, इनकी तुलना कीजिए और बताइए कि रैयतवारी सिस्टम में जमींदारी सिस्टम से अलग क्या था। भारत में जो है वो 3 तरीके के सिस्टम चलते थे मेनली, जमींदारी, रैयतवारी और महलावरी। ठीक है, जमींदारी में तो जो मेन जो लोग थे वो थे जमींदार थे। ठीक है, और अब ये हमें बताना है कि रैयतवारी में क्या था। देखिए रैयतवारी में क्या होता था कि जो किसान जो है उसको अल्टीमेटली जो है वो लैंड होल्डर बना दिया जाता था। मतलब कि भाई रैयत को ही जो है वो पावर दिया जाता था कि भाई तुम ही इस ज़मीन के मालिक हो, हम तुम्हारे साथ जो है वो फिक्स कर रहे हैं
एग्रीमेंट कर रहे हैं और तुम हमें जो तुम्हारा जो भी रेवेन्यू बने वो हमें दे देना, तुम हमें जो है वो पैसे ला के दे देना, ठीक है। तो जो भी प्लॉट ऑफ लैंड होता था, जो भी उसकी ज़मीन होती थी, उसका मालिक वो खुद ही होता था और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता था, सीधा वो उत्तरदायी होता था अंग्रेज सरकार को, और वो अपना जाके टाइम टू टाइम जो है पैसे दे देता था। ये जो है वो स्टेटमेंट नंबर डी यहाँ पे सही हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखते हैं कि 7 नंबर में देखते हैं कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी, भारत के जो उद्योग धंधे थे कॉलोनियल टाइम में, मतलब जो अंग्रेजों का टाइम था उस समय, हमें जो 3 स्टेटमेंट 3 कथन दिए हैं और इनमें से जो है वो हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो ब्रिटिश का जो इंटेंशन था वो ये था कि जो इंडिया जो है उसमें जाके उसमें लाके हम जो है वो रॉ मटेरियल को जो है वो डंप कर दें, मतलब क्योंकि ब्रिटिश का जो एम्पायर था वो तो बहुत बड़ा था, ठीक है। ऐसा बोला जाता था कि जो सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटेन का साम्राज्य ऐसा है कि जिसमें कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि उनका ये था ब्रिटेन वालों का कि जो बाकी जो और कॉलोनीज है, जो और उपनिवेश हैं, वहाँ से कच्चा माल लेके, अब देखिए ब्रिटेन का राज तो जो है अफ्रीका की कई कंट्रियों में भी था, कि वहाँ से रॉ मटेरियल लाके इंडिया के अंदर जो है हम दे दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही जो है वो गलत था। इंडिया के अंदर वो रॉ मटेरियल या कच्चा माल नहीं लाना चाहते थे। इंडिया में तो उनका एक ही टारगेट था कि मशीनों से बना हुआ माल जो है यहाँ लाएं और यहाँ ऊंचे दाम पर उसको बेचें, ऊंचे पैसे, हाई प्राइस में उसको हम जो है बेचें, ठीक है। सेकंड हो गया कि ब्रिटिश वांटेड टू बिकम एन एक्सपोर्टर, मतलब देखिए यहाँ पे इंडिया में जो है हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। जैसे अपना हस्तकला उद्योग है, अब कोई आदमी देखिए जैसे हाथी का दांत है, जो आइवरी पे उस पर पेंटिंग करता था, कोई आदमी गोल्ड पे कुछ बनाता था, ऐसे हाथ से बनाए हुए चीज़ों को हम जो है वो ब्रिटिश में एक्सपोर्ट करें, ये ऐसी उनकी विचारधारा थी। ये बिल्कुल गलत है, उनका तो बिल्कुल मन ही नहीं था कि हम यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को जो है प्रमोट करें। वो तो चाहते थे कि हम यहाँ के लोगों को कैसे ना कैसे जो है ख़त्म कर दें, यहाँ की जो भी हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हैं उनको जो है फिनिश कर दें, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा दिया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कारखाने हैं, कल कारखाने हैं, देवर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब वो देश के अंदर जो है वो समान रूप से जो है वो फैले हुए थे, कि भाई नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पश्चिम में भी, पूर्व में भी कारखाने लगे हुए हैं। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं था। जो कारखाने थे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वो कुछ इस तरीके से थी कि कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे कंसंट्रेशन था और बाकी जगह पे उनका बिल्कुल ही अभाव था, बिल्कुल ही जीरो था वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे या बम्बई में भी कारखाने थे, अगर कलकत्ता की बात करेंगे, कलकत्ता में भी कारखाने थे, मद्रास में भी कारखाने थे, लेकिन अगर बिहार और झारखंड, क्योंकि झारखंड उस समय बिहार का ही हिस्सा था, तो वहाँ पे कोई कारखाने नहीं थे। उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में भी कोई नहीं थे। इसी स्टेटमेंट का दूसरा दिया है कि ये कल कारखाने जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर ज़्यादा थे। ये गलत है, सार्वजनिक क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा कारखाने नहीं थे। ज़्यादा तो ब्रिटिश जो क्या करते थे, अपने वहाँ के जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर, वहाँ के जो प्राइवेट जो है निवेशक, उनको बुलाते थे कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, पैसे कमाओ और हमको भी दो और इनको और ज़्यादा लूटो भारतीयों को। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, हमें एक इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर जो है वेबसाइट से जाकर जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें जो बताना है वो बताना है कि जो ब्रिटिश का जो टाइम था उस समय हमारी जो इंडिजीनस हैंडीक्राफ्ट थी, यानी कि जो हमारी जो स्वदेशी जो हस्तकलाएं थी, जो हाथ से जो हमारे लोग बनाते थे, चीज़ें बनाते थे, उसका जो डिक्लाइन शुरू हो गया, उसमें बहुत गिरावट होने लग गई। पहले देखिए कि बहुत लोग कोई लकड़ी पे कुछ बनाता था या कोई लोहे से कोई अच्छा सामान बनाता था, कोई चांदी सोने से अच्छा सामान बनाता था, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद में बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो गिरावट हो गई। पहला स्टेटमेंट दिया है कि द डिमांड इन इंडियन कंज्यूमर मार्केट ऑल्सो डिक्लाइंड, मतलब दिया है कि जो भारतीय जो बाजार थे उनके अंदर उनकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा घट गई। ये स्टेटमेंट गलत है, मांग जो है उतनी इंपॉर्टेंट थी। अब ये जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाए हुए जो सामान है, ठीक है, अब इनकी क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती थी, इनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा रहती थी। मान लीजिए कि कोई हाथ से बनाया, किसी ने आदमी ने सामान 100 रुपये में बनाया है, लेकिन मशीन से बना हुआ सामान वो वैसा ही सामान 30 रुपये 20 रुपये में आ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग 30 रुपये वाला सामान लेंगे, 30 रुपीज़ वाला सामान लेंगे, वो 100 वाला क्यों लेंगे। ऐसे में क्या हुआ कि डिमांड तो सेम ही थी, डिमांड पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। जो उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं की मांग पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन अब उनके पास अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास सामान की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी। उनके पास दो ऑप्शन थे, उनके पास जो है वो दो मतलब चॉइसेस थी कि भाई हम जो है विदेशी सामान भी ले सकते हैं और भारत से बना हुआ सामान भी ले सकते हैं। भारत से बना हुआ सामान अगर वो लेते तो उनको महंगा पड़ता, तो ऐसा महंगा सामान क्यों लेंगे वो, इसलिए उन्होंने जो है वो सस्ता सामान ले लिया, ठीक है।
सेकंड ये हुआ कि ये सेकंड स्टेटमेंट दिया, इट क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इससे जो शहरी जो केंद्र थे, अर्बन सेंटर थे, वहां पे बहुत तकड़ी जो है वो बेरोजगारी हो गई। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि शहरों में कोई काम बचा नहीं है। अब जैसे कोई आदमी जो लोहे से कुछ बना रहा है, अब उसका कोई सामान ले ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो वो वापस जो गाँव की ओर आएगा, गाँव में आके क्या करेगा, खेती तो करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे सही हो गया है, सेकंड स्टेटमेंट ही जो है वो करेक्ट है। आप ओनली आइज नथिंग एल्स नाम के चैनल से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ कंटेंट, ये सब मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए एक चीज़ है, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जो हैं वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं आप में से इन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, या अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट में से आपको एक ही आता हो। ऐसी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती है, क्योंकि लर्निंग एक प्रोसेस है, सीखने की, समझने की एक प्रक्रिया जो है वो सतत रूप से जारी रहती है। आज आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, कल आप 2 स्टेटमेंट को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप हल नहीं कर पाते हैं, कोई सवाल अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप ये कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको समझ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप छोड़ के ना जाएं, बने रहिए साथ में और समझने की आप कोशिश करिए। अगला सवाल दिया है कि विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से वर्ष को बोला जाता है? जो डेमोग्राफिक हिस्ट्री हमारी, जो भारत की जो जनसंख्या की जो इतिहास है, उसमें ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है इसको मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही ग्रेट डिवाइड ही बोला जाता है। तो ये 1921 जो है वो ग्रेट डिवाइड जो है वो सही है, ठीक है। रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? देखिए भारत में हर 10 साल में जो सेंसस होती है, जनगणना होती है, डेकेनियल हमारे यहाँ सेंसस है। अब 1901, 1911, 1921, 1921 में हमने ये देखा कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें गिरावट दर्ज की गई, -0.03। यही एक ऐसा साल था जिसके अंदर गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अदरवाइज हर साल जो है वो उसके बाद 1921 में जो है वो 1921 के बाद में हर साल जो है वो पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है बढ़ ही रही है। इसलिए हम इसको है वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, 31, 41, 51, 2011 हब में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हम इसमें 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अब आप लोगों को ये काम करना है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और आप ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से आपने कितने सवाल आपके सही हुए हैं, या कितने सवाल जो हैं आपके सही नहीं हुए हैं, कितने सवाल आपने छोड़ दिए हैं। आप एक चार्ट जरूर बनाइए, आप घर पे एक जो है वो शीट बनाइए कोरे पन्ने में, और आप ये जरूर लिखिए कि आपने कितने ऑप्शंस को जो है वो एलिमिनेट किया है, कितने ऑप्शंस जो है वो मतलब कहाँ तक पहुंचे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तीन इसमें स्टेटमेंट दिए हुए, हो सकता है कि आप सिर्फ जो है एक स्टेटमेंट सही कर पाएं, या आप 2 स्टेटमेंट सही कर पाएं, तीसरा स्टेटमेंट जो आपको जानकारी नहीं हो। इस तरीके से आप जो है अपनी रेगुलर जो है वो प्रोग्रेस जो है वो करिए, कॉपी में लिखिए, और यहाँ यूट्यूब पे भी आप जो है वो कमेंट करके जरूर बताइए। इससे क्या होगा कि जो दूसरे जो स्टूडेंट हैं, अब हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के 3 सवाल सही हो रहे हैं, किसी के 4 सवाल सही हो रहे हैं, उसे लगता होगा कि नहीं यार, मैं अगर करूँगा यूट्यूब पे कमेंट करूँगा तो मुझे खराब लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सीखने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए आप कितने सही हुए, आज आपने क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखते हैं कि जो भारत का जो पार्टीशन हुआ, भारत का जो विभाजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर था, जो हमारा जो औद्योगिक जो ढांचा था, वो पूरी तरीके से तितर बितर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे मान लीजिए कि हौजरी हो गया, अपना ये ग्लास शीशे का उद्योग, रबड़ उद्योग, ये सब जो है वो उनका मार्केट जो है वो खो गया, क्योंकि भारत का जब विभाजन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वही वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। अभी जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन गया, तो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गया, बहुत सारी जनसंख्या इधर उधर खो गई, चली गई। तो उससे जो है मार्केट जो है बाजार पे असर पड़ा, क्योंकि अब लोगों की संख्या जो है कम हो गई थी। दूसरा ये है कि बहुत सारी ये जो इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे उद्योग धंधे, जैसे ये हौजरी रबड़ वाले, ये पाकिस्तान के अंदर भी चले गए। जो वेस्ट पाकिस्तान है और जो ईस्ट पाकिस्तान है, पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान, उनमें चले गए। ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो है कि माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, हमारे जो कुशल जो कारीगर थे, कुशल जो मजदूर थे या जो श्रमिक थे,
उन लोगों का भी जो है वो माइग्रेशन हो गया, उन लोगों का प्रवास हो गया, कोई पश्चिमी पाकिस्तान की ओर चला गया, कोई वेस्ट पाकिस्तान, कोई ईस्ट पाकिस्तान, इस तरीके से। ठीक है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान अभी क्या है, अभी ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश है। वहाँ पे आप देखेंगे कि कपड़े का बहुत अच्छा काम होता है, कपड़े मतलब इवन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो फ्रांस, इटली, वहाँ से कंपनियां जो है वो भी जो है वो बांग्लादेश से ही जो कपड़े बनवाती है। तो वहाँ के लेबर जो है बहुत स्किल्ड भी हैं, बहुत ज़्यादा वो चीप मतलब लेबर प्रोवाइड कराते हैं, इस तरीके से। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही जो हैं हमारे सही हो गए हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो था, हमारा औद्योगिक जो ढांचा था, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा पार्टीशन का, जो हमारा विभाजन हुआ था देश का 1940 1947 में, ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।